हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो एसओआईसी में हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे वील बी एनालाइजिंग बिजनेसेस जहाँ पे पेग रेशियो इज बिलो 1.5 टाइम्स। तो इस सीरीज के अंदर हम ऐसी कंपनीज की बात करेंगे जो केमिकल सेक्टर में है, बिल्डिंग मटेरियल सेक्टर के अंदर है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एंड फाइनली वायर्स एंड केबल सेक्टर में। इन चार कंपनीज का जो पेग रेशियो है दैट इज बिलो 1.5 टाइम्स एंड इन चारों यहाँ पांचों कंपनीज के अंदर जो अर्निंग्स ग्रोथ आ सकती है वो शायद से 15-20% से ज्यादा आ सकती है। क्योंकि एट द एंड डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग या वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली अगर आप जो वैल्यूएशन दे रहे हैं कंपनी के लिए तो यू आर बेसिकली पेइंग नथिंग फॉर ग्रोथ। कि अगर आप एक ऐसी कंपनी ले लेते हैं जहां पे पी रेशियो 20 to 30 टाइम्स के है, वेराज उस कंपनी का जो अर्निंग्स ग्रोथ रेट है वो भी 20 to 25% के आसपास रहेगा, तो आप ग्रोथ के लिए ज्यादा पे अप नहीं कर रहे। तो पेग रेशियो जो मिस्टर पीटर लिंच हैं, जो यूएस के एक बहुत फेमस फंड मैनेजर है, उन्होंने दी थी। एंड पेग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, दैट इज पी अपॉन अर्निंग्स ग्रोथ ऑफ अ कंपनी। तो एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करते हैं कंपनी का पी रेशियो 20 टाइम्स है और उस कंपनी की जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो भी 20% के आसपास रही है लास्ट 3 to 5 ईयर्स में। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस कंपनी का पेग रेशियो 1 है। एंड एक और तरीका क्या है पेग रेशियो लेने का, कि सपोज करते हैं आपने बिजनेस को अच्छे से पढ़ लिया, आपने बिजनेस के केपेक्स प्लान्स अच्छे से पढ़ लिए एंड आपने बिजनेस के जो ग्रोथ ट्रिगर्स है वो भी अच्छे से पढ़ लिए। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि सपोज करते हैं कंपनी का पी रेशियो 20 टाइम्स है अगेन, एंड उस कंपनी का जो फ्यूचर ग्रोथ रेट है आफ्टर 3 to 4 ईयर्स या फिर अगले 2-3 ईयर्स के लिए भी जो उस कंपनी का पैट का ग्रोथ रेट रह सकता है वो भी 15 to 20% रह सकता है। तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड पेग ले रहे हैं आप। कि फॉरवर्ड पेग का क्या मतलब है कि अगर आज की पी 20 टाइम्स है एंड फॉरवर्ड में अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ 20% लग रही है, अगेन पेग रेशियो 1 के आसपास आती है। तो इस सीरीज का पर्पस क्या है कि वील बी एनालाइजिंग दोज बिजनेसेस जहां पे ये जो पेग रेशियो है बिलो 1.5 टाइम्स के आसपास रहती है। तो इसका क्या मतलब है, जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी कंपनी का 30 का पी है एंड उसकी जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो 20 के आसपास की है, तो माने इस कंपनी का जो पेग रेशियो है 1.5 टाइम्स के आसपास है। तो बिलो 1.5 टाइम्स वाली कंपनी को हम इस सीरीज के अंदर एनालाइज करेंगे। तो फर्स्ट कंपनी जो हम एनालाइज करेंगे सीरीज में, द नेम ऑफ द कंपनी इज फिलिप्स कार्बन ब्लैक, विच इज अ प्रॉक्सी फॉर केपेक्स इन टायर कंपनीज। PCBL was established way back in 1960 and it is a part of आरपी संजीव गोयनका ग्रुप। तो जब हम आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की बात करते हैं तो इनके पास और भी डिफरेंट कंपनीज हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट्स में लिस्टेड है। जब हम सारे कामा की बात करते हैं वो भी इसी ग्रुप का पार्ट है एंड इट इज एक्चुअली अ कॉन्ग्लोमरेट जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर प्रेजेंट है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि डिफरेंट कंपनीज है। तो जब 1960 में पीसीबीएल सेटअप हुआ था तो इट वॉज डन इन अ जॉइंट कोलैबोरेशन विद फिलिप्स पेट्रोलियम, विच इज अ पेट्रोलियम कंपनी बेस्ड आउट ऑफ यूएस। तो जब 1960 में कोलैबोरेशन के बाद सेटअप हुआ तो बिगनिंग में फिलिप्स कार्बन ब्लैक की जो कैपेसिटी थी कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस करने की वो सिर्फ 14,000 टन पर एनम के आसपास थी। एंड 1960 से लेके 2004 तक इस कंपनी का जो कैपेसिटी एक्सपेंशन था वो 14,000 टन पर एनम से ऑलमोस्ट 2,70,000 टन पर एनम के आसपास आया। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, आज इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है ऑलमोस्ट 6,05,000 टन पर एनम के आसपास है, जहां पे अभी एक्सपेंशन चल रहा है। जब हम केपेक्स नंबर्स की बात करेंगे तब हम एक्सपेंशन की भी बात करेंगे। तो पीसीबीएल का अगर आज हम इंडिया में मार्केट शेयर देखते हैं तो इंडिया में ऑलमोस्ट 40% के आसपास जो मार्केट शेयर है फिलिप्स कार्बन ब्लैक का है। एंड एक्चुअली में वर्ल्ड में इट इज अ 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्बन ब्लैक। एंड पीसीबीएल के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर आता है सिर्फ इंडिया की अगर हम बात करते हैं डोमेस्टिकली, दैट इज बाय द नेम ऑफ बिरला कार्बन। एंड बिरला कार्बन का ऑलमोस्ट 22% मार्केट शेयर है। फिर एक और प्लेयर आता है बाय द नेम ऑफ कॉन्टिनेंटल, जिसका 6% मार्केट शेयर है। फिर बालकृष्णा इंडस्ट्रीज आता है जिसने रिसेंटली बैकवर्ड इंटीग्रेशन करी है टू मैन्युफैक्चर कार्बन ब्लैक, यहाँ पे इनका 10% के आसपास मार्केट शेयर है। एंड लास्ट कंपनी आती है बाय द नेम ऑफ एप्सिलॉन, एंड एप्सिलॉन का कुछ 8% के आसपास मार्केट शेयर है। तो ये तो हमारा थोड़ा सा इंडस्ट्री स्ट्रक्चर बारे में था। एक बार हम कार्बन ब्लैक की एप्लीकेशन देखते हैं कि कहाँ यूज होते हैं, कितने डिफरेंट टाइप्स के कार्बन ब्लैक्स होते हैं। कार्बन ब्लैक बेसिकली जैसे हम इस वीडियो में देख सकते हैं तो बेसिकली जो कार्बन मॉलिक्यूल्स है उनसे फॉर्म होता है। एंड यहाँ पे जो इट इज मोर देन 95% प्योर कार्बन। एंड कार्बन ब्लैक बनाने का जो तरीका है दैट इज मेजरली थ्रू ऑयल फर्नेस मेथड। एंड कार्बन ब्लैक से होता क्या है, इसके एंड यूसेज एप्लीकेशंस क्या है, तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो पहला मेन यूसेज है कार्बन ब्लैक का, दैट इज इन द टायर इंडस्ट्री। एंड टायर के अंदर कार्बन ब्लैक क्या करता है कि टायर की जो साइड वॉल्स का रीइंफोर्समेंट का काम है कार्बन ब्लैक वो करता है। साथ साथ जो फ्रिक्शन है टायर्स की वो रिड्यूस करता है। साथ साथ टायर की जो लाइफ है उसको एलोंगेट करता है। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर यूसेजेस। एंड टायर का जो ब्लैक कलर आता है दैट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ कार्बन ब्लैक। एंड कार्बन ब्लैक का और क्या क्या यूसेज है कि टायर की जो एक्चुअली लाइफ है वो कार्बन ब्लैक की वजह से ज्यादा एक्सटेंड भी हो जाती है।
तो मेजरली आज वर्ल्ड के अंदर ऑलमोस्ट 74% जो यूसेज है कार्बन ब्लैक का, दैट इज फॉर टायर इंडस्ट्री, एंड टायर इंडस्ट्री इज एक्चुअली लिंक टू द ऑटो इंडस्ट्री, एंड 2/3 ऑफ द टायर मार्केट इज फॉर रिप्लेसमेंट मार्केट एंड 1/3 ऑफ द टायर मार्केट इज फॉर बेसिकली न्यू ऑटो। तो टायर इंडस्ट्री में भी थोड़ा एक सिक्लिकलिटी का एलिमेंट जरूर रहता है। सेकेंड की एप्लीकेशन कार्बन ब्लैक की क्या है, जो आजकल डिफरेंट एप्लीकेशंस आ रही है। तो कार्बन ब्लैक जो पेंट इंडस्ट्री है उसके अंदर भी यूज होता है, एंड उसके साथ साथ जो इंक इंडस्ट्री है उसके अंदर भी यूज होता है, जो कोटिंग्स होती हैं कार्बन ब्लैक उसमें भी यूज होता है, एंड जो मेजर आजकल की एप्लीकेशन दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो लिथियम आयन बैटरीज हैं उनके अंदर भी कार्बन ब्लैक का इस टाइम पे यूसेज हो रहा है। यहाँ पे हम कार्बन ब्लैक की एंड यूसेज एप्लीकेशन देखते हैं, तो 74% टायर में, फिर 19 to 20% एक जो परफॉर्मेंस केमिकल्स है जिसमें होजेस, बेल्ट्स एंड और भी एप्लीकेशंस आती है प्लास्टिक्स के अंदर, वो यहाँ पे 19 to 20% के आसपास है, एंड फाइनली इट इज स्पेशलिटी कार्बन जो आज 6 to 7% के आसपास यूसेज है। तो मेजर यूसेज आज भी टायर के अंदर है। एंड अगर हम वर्ल्ड कार्बन ब्लैक मार्केट की ग्रोथ देखते हैं तो ऑलमोस्ट 5 to 6% के आसपास का इस टाइम पे वर्ल्ड कार्बन मार्केट में ग्रोथ चल रहा है। तो इस टाइम पे कार्बन ब्लैक इंडस्ट्री के अंदर एक चेंज चल रहा है। वो चेंज क्या है कि वर्ल्ड के अंदर ऑलमोस्ट 44% जो प्रोडक्शन थी कार्बन ब्लैक की वो चाइना के अंदर होती थी, एंड चाइना में भी जो टॉप 2 प्लेयर्स है उसमें से 20 to 25% प्रोडक्शन वो कंट्रोल करते हैं, एंड जो बाकी रिमेनिंग जो प्लेयर्स है उनके पास 20 to 21% के आसपास की प्रोडक्शन है। बट चाइना के अंदर क्या हुआ है, क्योंकि पोल्यूशन का क्लैम्प डाउन चल रहा है, तो जो बिग प्लेयर्स है, क्योंकि कार्बन ब्लैक एक पोल्यूटिंग केमिकल है, तो यहाँ पे आपको एनवायरमेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट होना पड़ता है, आपको अच्छे प्रोसेसेस फॉलो करने पड़ते हैं। तो जो चाइना के अंदर जो छोटे छोटे कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस टाइम में उनका शटडाउन हो रहा है, एंड धीरे धीरे चाइना के अंदर मार्केट कंसोलिडेट हो रही है। और एक सेकंड की ट्रेंड इस टाइम पे क्या चल रहा है कि चाइनीज जो टायर्स हैं उनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लग रही है। तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, एंड अगर हम वहां की बात करते हैं यूएस की, तो उन्होंने भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, जिसकी वजह से चाइनीज टायर का जो एक्सपोर्ट है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, एंड दिस इज ऑल्सो लीडिंग टू कंसोलिडेशन इन द सप्लाई चेन एट द एंड ऑफ द डे। तो अगर हम चाइना की कार्बन ब्लैक के एक्सपोर्ट्स देखते हैं तो यहाँ पे डी ग्रोथ हो रही है कार्बन ब्लैक के एक्सपोर्ट्स में। Whereas अगर हम इंडिया के कार्बन ब्लैक का एक्सपोर्ट देखते हैं तो इंडिया में कार्बन ब्लैक की यहाँ पे ग्रोथ हो रही है एक्सपोर्ट की ऑलमोस्ट 10% CAGR के आसपास की, एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ चाइना प्लस वन ट्रेंड कि जितने भी टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड दे आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव टू चाइना, तो इस वजह से भी ग्रोथ हो रही है। अगर वर्ल्ड में हम मार्केट शेयर देखते हैं डिफरेंट कंपनीज का, तो नंबर 1 पे कंपनी आती है बेस्ड आउट ऑफ यूएस, जिसका इस टाइम पे ऑलमोस्ट 14% का मार्केट शेयर है कार्बन ब्लैक की मार्केट में। बिरला कार्बन जो इंडियन बेस्ड कंपनी है 12% मार्केट शेयर है। Whereas अगर हम जापान की कंपनी देखते हैं बाय द नेम ऑफ टोकाई, इनका 5% मार्केट शेयर है, एंड फिलिप्स कार्बन का ऑलमोस्ट 3% के आसपास का मार्केट शेयर है। और एक जो रीजन है जिसकी वजह से कार्बन ब्लैक की मार्केट के अंदर ग्रोथ हो रही है इस टाइम पे और इंडियन कंपनीज को बेनिफिट मिल रहा है कि कार्बन ब्लैक एक्चुअली प्रोड्यूस होता है बाय द नेम ऑफ अ केमिकल CBFS एंड CBO। CBO और CBFS क्या है, तो आपको इसको बस सिंपली ऐसे समझना है कि चाइना के दीज आर बेसिकली कोल बेस्ड केमिकल्स, एंड CBO की बात करते हैं तो इट इज नोन एज कार्बन ब्लैक ऑयल। तो होता क्या था कि चाइना के अंदर 2 मेथड्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन है, एंड एक्चुअली में जनरली 2 मेथड्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन है, दैट इज वन थ्रू ब्लास्ट फर्नेस एंड सेकंड इज थ्रू इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। तो ब्लास्ट फर्नेस के थ्रू जब स्टील प्रोड्यूस होता है तो उससे काफी ज्यादा पोल्यूशन होती है। तो चाइना के अंदर जितने भी ब्लास्ट फर्नेस फैक्ट्रीज हैं स्टील प्रोडक्शन की, इस टाइम पे उनका शटडाउन चल रहा है, एंड ब्लास्ट फर्नेस में जब स्टील प्रोड्यूस होता है तो उसका एक रेसिड्यू है बाय द नेम ऑफ CBO। तो CBO एंड CBFS के आप प्राइसेस देख सकते हैं इंटरनेशनली, इन फीड स्टॉक के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। फीड स्टॉक के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि फीड स्टॉक की जो अवेलेबिलिटी है इस टाइम पे घटते जा रही है, एंड चाइनीज कंपनीज के लिए एक स्ट्रक्चरल डिसएडवांटेज हो रहा है, क्योंकि अगर आपके पास फीड स्टॉक की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपके फीड स्टॉक के प्राइसेस भी बढ़ते जाएंगे, एंड धीरे धीरे करके आप इंटरनेशनल मार्केट्स में अनकम्पिटिटिव हो जाएंगे। तो वन ऑफ द एडवांटेजेस इंडियन कंपनीज को ये आ रहा है। अगर हम PCBL का यहाँ पे कंपेटिटिव एडवांटेज देखते हैं सिर्फ कार्बन ब्लैक के बिजनेस में, जहाँ पे टायर की सप्लाई करते हैं, तो जितने भी मेजर टायर कंपनीज है इंडिया के अंदर उनके साथ ये अप्रूव्ड सप्लायर है, एंड साथ साथ एक और क्या कंपेटिटिव एडवांटेज रहती है कि दिस इज अ फिक्स्ड एसेट हैवी इंडस्ट्री, माने यहाँ पे जो एसेट बेस की इंटेंसिटी है वो काफी ज्यादा है। तो किसी और नए प्लेयर के आने के लिए थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि बिगनिंग में आपको कस्टमर का अप्रूवल लेना पड़ेगा, एंड साथ साथ क्योंकि थोड़ी सी स्लो ग्रोइंग इंडस्ट्री है तो इसलिए ये इंडस्ट्री इतनी लुक्रेटिव नहीं रहती न्यू प्लेयर्स के लिए। जैसे हमने फिलिप्स कार्बन के केस में देखा कि कैपेसिटी इनकी 14,000 टन पर एनम में 1960 से आज जाके 6,05,000 टन पर एनम के आसपास हुई है। तो इट्स एन एसेट हैवी एंड अ स्लो ग्रोइंग इंडस्ट्री, तो जिस वजह से और प्लेयर्स यहाँ पे आते नहीं है। एंड साथ साथ यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि फिलिप्स कार्बन ब्लैक के जो प्लांट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, तो यहाँ पे अभी इनके 4 मेजर प्लांट्स हैं। पहला इनका प्लांट गुजरात के अंदर है मुंद्रा में, सेकंड प्लांट इनका पालेज में है, वो भी गुजरात के अंदर है,
थर्ड प्लांट इनका वेस्ट बंगाल में, दुर्गापुर में, फिर फोर्थ प्लांट इनका कोची के अंदर है, केरला में, एंड फाइनल प्लांट इनका जो अभी रिसेंटली आने वाला है, दैट इज अ ग्रीन फील्ड जो ये लोग करें तमिलनाडु के अंदर। तो ये एक एडवांटेजेस बन जाती है कि आपके सारे प्लांट पोर्ट्स के पास हैं, आपके सारे प्लांट स्पेशली जो टायर प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं इंडिया में, सारे प्लांट्स आपके उनके पास हैं, ताकि आपका जो फ्रेट कॉस्ट है वो भी कम रहे। फॉर 2015 अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो इस कंपनी में क्या प्रॉब्लम रहती थी कि 2010 से लेकर 2015 तक इस कंपनी के जो सेल्स थी एंड जो इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट था या ईबिटा था वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा क्यों थी? क्योंकि ये कंपनी ज़्यादातर जो कार्बन ब्लैक के कमोडिटी वेरिएंट्स है उसमें थी एंड कॉस्ट की एफिशिएंसी नहीं थी। एंड साथ साथ ये जो वॉलेटिलिटी है हम देख सकते हैं कि 2013 और 2014 में इस कंपनी को ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे लॉस भी था। इसका रीज़न क्या था? मेजरली बिकॉज कंपनी ने एक्चुअली में 2-3 डिफरेंट चीज़ें करी थी। एक था कि कंपनी एक्चुअली ऑयल प्राइसेस पे स्पेकुलेट कर रही थी एक तरीके का, माने ऑयल की ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन करती थी कि ऑयल के शायद से प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो इन्वेंट्री गेन हो जाएगा। बट क्या हुआ कि ऑयल के प्राइसेस घटने की वजह से इन्वेंट्री लॉसेस हो गए। एंड सेकंड क्या प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे जो फॉरेन करेंसी बिल्कुल भी हेज्ड नहीं थी, तो सारा का सारा एक्सपोजर इनका अनहेज्ड था। तो अगर जैसी फॉरेन करेंसी में फ्लक्चुएशन हुई तो उसकी वजह से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो गई। तो उसके बाद इस कंपनी की पूरी मैनेजमेंट चेंज हुई एंड मैनेजमेंट चेंज के बाद इस कंपनी के 3 या 4 तरीकों पे फोकस चल रहा है। पहला जो मेजर फोकस है इस कंपनी का, दैट इज टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट ऑफ कॉस्ट एफिशिएंसीज। सेकेंड जो इस कंपनी का मेजर फोकस रहा है, दैट इज टू इंप्रूव द ईबिटा पर टन, माने आप कामकाजी मुनाफा पर किलो ऑफ जो आप केमिकल बना रहे हैं उसको आप इंप्रूव करना चाहते हैं। एंड थर्ड की यहाँ पे क्या फोकस चल रहा है कि जो हायर ग्रेड्स ऑफ कार्बन ब्लैक है, माने जो स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक है उसके ऊपर ज्यादा फोकस चल रहा है, उसके ऊपर R&D में बहुत ज्यादा वर्क चला है। एंड रिसेंटली इस कंपनी ने लास्ट 5 इयर्स में 2 R&D सेंटर भी सेटअप करे, एक तो इंडिया में करें एंड सेकंड R&D सेंटर इनका बेल्जियम के अंदर है। तो हम देखेंगे कि नैरेटिव एक्चुअली में नंबर्स के साथ कैसे मीट करता है एंड कैसे ब्यूटीफुली वो हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके ऊपर देखते हैं। अगर आपको भी ये सीखना है कि कंपनीज को कैसे एनालाइज करना है एंड साथ साथ डिफरेंट इंडस्ट्री स्ट्रक्चर्स कैसे देखने हैं, तो रिसेंटली हमने SOIC में जो हॉस्पिटल सेक्टर है उसका एनालिसिस करा था। उससे पहले SOIC में हमने जो इंश्योरेंस सेक्टर है, दैट इज बोथ लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, इनका सेक्टोरल एनालिसिस करा था। एंड हमने ये भी बात करी थी कि कौन सी कंपनीज की यहाँ पे क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए, क्या आज वैल्यूएशन महंगी है या सस्ती है, एंड ओवरऑल आपको सेक्टर को असेस कैसे करना है। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज में हमने अकाउंटिंग भी डिस्कस करी थी, हॉस्पिटल में भी डिस्कस करी थी, साथ साथ जो रियल एस्टेट का वेबिनार था वहां पे भी हमने डिफरेंट अकाउंटिंग जो मेट्रिक्स हैं वो डिस्कस करे थे। सनटेक रियल्टी एंड जो इंडिया बोर्ड रियल एस्टेट है दोनों की बात करी थी कि यहाँ पे एक्चुअली एक रियल एस्टेट कंपनी में क्या देखना चाहिए। फिर हमने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज में भी जो NBFCs एंड बैंक्स है उनका एनालिसिस करा है सेक्टोरल वेबिनार्स के अंदर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव अ डिटेल्ड क्लास ऑन forensic analysis as a part of SOIC membership. And this month we'll be doing a webinar on the IT sector. And IT sector में हम भी analysis करने वाले हैं कि अब IT sector के अंदर आपको detailed क्या देखना चाहिए. So this analysis will be done on 27th of the February. And next month we'll be doing forensic analysis with international and Indian case studies. All these webinars are part of SOIC membership. And SOIC membership में we truly believe that continuous learning is actually investing, क्योंकि investing एक probabilistic स्पोर्ट है जहां पे काफी बारी ऑड्स चेंज हो जाते हैं। तो जो भी बिजनेस अपडेट्स हैं या जो हमारी की लर्निंग्स हैं, जैसे भी हम अपना फ्रेमवर्क चेंज कर रहे हैं, बार बार हम जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है या तो उसके साथ साथ जो SOIC मेंबरशिप की वेबसाइट है उसके अंदर बार बार न्यू लर्निंग्स के साथ उसको अपडेट भी करते रहते हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन द मेंबरशिप, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। नाउ कमिंग बैक टू फिलिप्स कार्बन ब्लैक, तो क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट चेंज हुई और मैनेजमेंट एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट करना चाहती थी, तो जो स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक है उसका इन्होंने एक वर्टिकल सेटअप करा। एंड जब हम स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक की बात करते हैं तो यहाँ पे स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक का जो वॉल्यूम है ऑलमोस्ट 1% से लेके आज टोटल सेल्स का ऑलमोस्ट 7% के आसपास आ गए। तो जब मार्जिन की बात करते हैं तो जो ये नॉर्मल कार्बन ब्लैक बनाते हैं उसके अंदर अगर इनका मार्जिन 10% के आसपास है, जस्ट एग्जांपल, तो इनका जो परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स है, जो इनका जो नॉर्मल कार्बन ब्लैक है उसका पार्ट है, वहाँ पे 15% के आसपास होएगा। वेराज जब हम स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक की बात करते हैं तो यहाँ पे इनका ईबिटा मार्जिन ऑलमोस्ट 25 to 30% के आसपास भी हो सकता है। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके बहुत स्लोली मिक्स भी चेंज हो रहा है। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं इस कंपनी का ईबिटा पर टन भी देखते हैं, तो ईबिटा पर टन 7,874 रुपीज से आज फास्ट फॉरवर्ड 4-5 ईयर्स 13,464 के आसपास का हो गया। और अगर हम कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट पर किलो देखते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट पर किलो आफ्टर 2012, 2013, 2014 अगर आप चेक कर सकते हैं तो 15 रुपीज पर केजी से आज फास्ट फॉरवर्ड टू 2021 27 रुपीज पर केजी का हुआ है।
इन साथ साथ अगर हम ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलो देखते हैं तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलो 14.3 रुपीज से आज 13.7 रुपीज के आसपास का है। तो बीच में ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलो है वो भी कम हो गया था। सो दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स जो इस कंपनी की मैनेजमेंट ने लिए हैं एंड जो हमें नंबर्स के अंदर आज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो जब हम स्पेशलिटी ग्रेड्स ऑफ कार्बन ब्लैक की बात करते हैं तो एक बार देखते हैं ये होते क्या। तो जो स्पेशलिटी ग्रेड्स ऑफ कार्बन ब्लैक है यहाँ पे एक बहुत लॉन्ग अप्रूवल प्रोसेस है। तो आप पहली चीज तो आपको जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है आपको वो सेटअप करनी पड़ती है। फिर आपको जो कस्टमर है उससे सैम्पलिंग करनी पड़ती है। तो ऑल ऑफ दीज आर रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स। रेगुलेटेड का क्या मतलब है कि जब आप कस्टमर से सैम्पलिंग कराते हैं तो पहले आप जो आपकी जो R&D लैब है उसके अंदर आप छोटे स्केल पे मैन्युफैक्चर करेंगे, फिर कस्टमर के पास सैम्पलिंग के लिए जाएगा, फिर जब वो कस्टमर के पास सैम्पलिंग के लिए जाएगा फिर आपके पास वहां से अप्रूवल आएगा एंड दीज आर कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स। जब आपके पास कस्टमर से अप्रूवल आ जाएगा कि प्रोडक्ट के अंदर ये चीजें थी, यहाँ ये डिफरेंट चीजें चाहिए, एंड फिर अगर आप सैम्पलिंग करके जब प्रोडक्ट अप्रूव होएगा फिर उसके बाद आप इसको जो मैन्युफैक्चरिंग स्केल है उसके ऊपर लेके जाएंगे। जब आप इसको मैन्युफैक्चरिंग स्केल के ऊपर लेके जाएंगे तो आपको रिएक्टर भी डिजाइन करना पड़ेगा एंड मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद फिर अगेन आपको कस्टमर को सैंपल भेजना पड़ेगा, फिर सैंपल का अप्रूवल आएगा एंड देन फाइनली जो कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टार्ट होगी। तो ये पूरा प्रोसेस 2 to 3 इयर्स का है एंड इसमें वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज बेसिकली अप्रूव्ड बाय US FDA एंड US FDA का भी एक प्रोडक्ट जो PCBL का अप्रूव्ड है, दैट इज फॉर बेसिकली जो फूड की ट्रेज है इन सब में जो कार्बन ब्लैक का यूसेज होता है दैट इज अप्रूव्ड। तो जो स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक है यहाँ पे रियलाइजेशंस बहुत हाई है बट यहाँ पे टाइम टेकन थोड़ा सा स्लो है। एंड जो स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक की मार्केट है आज ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑलमोस्ट 8,70,000 टन पर एनम के आसपास के। एंड आज फिलिप्स कार्बन ब्लैक का ऑलमोस्ट 70 to 72,000 टन पर एनम का कैपेसिटी है जो मुद्रा में ये केपेक्स कर रहे हैं ब्राउन फील्ड, जिससे ये कैपेसिटी इनकी 1,12,000 टन पर एनम के आसपास की हो जाएगी। कार्बन ब्लैक की स्पेशलिटी ग्रेड है, एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग करने में डिफिकल्टी क्यों है, क्योंकि जो कन्वेंशनल ग्रेड है उससे ज्यादा प्योरर होते हैं एंड इसमें लोअर लेवल ऑफ सल्फर एश एंड मेटल रहता है, तो यहाँ पे ज्यादा प्योर क्वालिटी का चाहिए। एंड साथ साथ अगर हम यहाँ पे इनकी कैपेसिटी देखते हैं, वॉल्यूम ग्रोथ देखते हैं तो 19,500 टन पर एनम से आज इनकी ग्रोथ कुछ 23,000 टन पर एनम के आसपास की हुई है। एंड इस साल फरवरी के अंदर इन्होंने रिसेंटली कैपेसिटी ऐड करी है एंड अभी इनकी जो आउटस्टैंडिंग कैपेसिटी है कुछ 72,000 टन पर एनम के आसपास की है, जिसमें से ये 55 to 60,000 टन पर एनम का जो यूटिलाइजेशन है नेक्स्ट 2 इयर्स में कर सकते हैं। एंड जब ये नेक्स्ट 2 इयर्स में यूटिलाइजेशन रेट पूरा कंप्लीट होएगा तब तक इनकी एक और जो मुद्रा के अंदर जो 2 फेज ये केपेक्स कर रहे हैं इस टाइम पे ब्राउनफील्ड केपेक्स चल रहे हैं, तो उन 2 केपेक्स के अंदर ऑलमोस्ट 40,000 टन पर एनम का जो कैपेसिटी है और ऐड हो जाएगा। तो हमारी टोटल आउटस्टैंडिंग कैपेसिटी 1,12,000 टन पर एनम के आसपास की आ जाएगी। पर इस सेगमेंट में क्या प्रॉब्लम है, एक जो मेरे को प्रॉब्लम यहाँ पे लगी, आई थिंक जब इनका यूटिलाइजेशन रेट कुछ 70-80,000 टन पर एनम के आसपास हो जाएगा तो भी ये सेगमेंट का ग्रोथ रेट ही कुछ 8% CAGR के आसपास का है। तो प्रॉब्लम क्या है कि मार्केट साइज ही कुछ 8,74,000 टन पर एनम का है एंड इनका ऑलरेडी 1,12,000 टन पर एनम का आसपास कैपेसिटी हो जाएगा। तो मैक्सिमम यहाँ से जो कैपेसिटी का ग्रोथ रेट है आई थिंक वो 1,50,000 to 1,60,000 टन पर एनम से ज्यादा नेक्स्ट 3 to 4 इयर्स में नहीं हो सकता, क्योंकि एक स्लो ग्रोइंग इंडस्ट्री है जो बेसिकली स्पेशल ग्रेड्स की है। कार्बन ब्लैक के स्पेशलिटी ग्रेड्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्प्लेक्सिटी है। तो बॉटम ग्रेड में जो कम्प्लेक्सिटी है इनका यूसेज प्लास्टिक के अंदर है, फिर सेकंड लेवल की कम्प्लेक्सिटी पेंट्स में आती है, फिर इंक्स की आती है, फिर कोटिंग की आती है एंड हाईएस्ट लेवल की जो कम्प्लेक्सिटी दैट इज इन सुपर कंडक्टिव ग्रेड्स एंड कंडक्टिव प्लेट्स। इनका क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज है इनके अंदर यूज होता है, माने अगर टेस्ला की बात करते हैं तो टेस्ला की बैटरी में भी यूज होता है एंड दीज आर यूज एज बेसिकली कंडक्टिव एडिटिव्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। तो कंडक्शन के लिए कार्बन ब्लैक जो लिथियम आयन बैटरीज है उनके अंदर भी यूज होता है। तो ये तो एप्लीकेशंस हैं जो स्पेशलिटी कार्बन की हम बात करते हैं। तो हमने प्रॉब्लम्स की भी बात करी, एप्लीकेशन की भी बात करी एंड कैसे कैसे धीरे धीरे करके इनका ऑलमोस्ट 7% और जो वॉल्यूम है ये हो जाता है। तो यहाँ पे हम केपेक्स प्लान्स की बात करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं एंड जो रिस्क है एंड जो वैल्यूएशन है इस कंपनी की अब उसकी बात करते हैं। तो पहले हम केपेक्स प्लान की बात करते हैं। आज कंपनी का कुछ जो कैपेसिटी है 6,05,000 टन पर एनम के आसपास का एंड इस कैपेसिटी को ये इस टाइम पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 800 करोड़ का केपेक्स कर रहे हैं। कैपेसिटी को ये 1,47,000 टन पर एनम से बढ़ा रहे हैं। साथ साथ मुद्रा में भी ये कुछ 320 करोड़ का जो बेसिकली स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक का केपेक्स है इस टाइम पे वो कर रहे हैं एंड वहां पे 40,000 टन पर एनम से कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ऑल इन ऑल ऑलमोस्ट जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है 1,90,000 टन पर एनम के आसपास का हो रहा है फ्रॉम द करंट कैपेसिटी ऑफ 6,03,000 टन पर एनम। कैपेसिटी एक्सपेंशन के साथ साथ जब हम कार्बन ब्लैक की जो वैल्यू चेन देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्बन ब्लैक में तो वेस्ट हीट की रिकवरी भी होती है।
तो जब वेस्ट हीट की रिकवरी होती है तो उस टाइम पे जो पावर है वो भी जनरेट करके आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। आज पीसीबीएल का जो टैक्स रेट है इस वजह से भी कम है, क्योंकि जब आप पावर ऐसे जनरेट करके सेल करते हैं तो वो टैक्सेशन के अंदर नहीं आती। तो यहाँ पे जो बेसिकली पावर है उसके लिए भी केपेक्स हो रहा है, एंड ये ऑलमोस्ट 27 to 28 मेगावाट्स का, और भी जब ग्रीन फील्ड कर रहे हैं उसके साथ साथ वहाँ पे पावर प्लांट भी लगा रहे हैं। तो पावर से आज इनका कुछ 56 करोड़ के आसपास का सेल आता है। तो यहाँ पे इसकी यहाँ से भी ग्रोथ आ सकती है। कंपनी का क्या प्लान है गोइंग फॉरवर्ड कि एवरी 2 to 2.5 ईयर में कुछ 1,40,000 to 50,000 टन पर एनम का ये लोग बार बार कैपेसिटी एडिशन करते रहेंगे। कैपेसिटी एडिशन क्यों भी कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज और भी यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग चल रही है, जो इंडियन टायर कंपनीज हैं, तो जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन टायर कंपनीज का भी केपेक्स का प्लान बहुत ज्यादा है, एंड इंडिया से भी जो टायर का एक्सपोर्ट है दैट कैन एक्चुअली पिकअप। तो दीज आर सम ऑफ द रीजन जिस वजह से काफी ज्यादा केपेक्स की बात हो रही है। एंड सेकेंडली हमने बात करी थी क्योंकि चाइना के अंदर इस टाइम पे कार्बन ब्लैक का शटडाउन चल रहा है, एंड चाइना +1 का भी ट्रेंड है, इस वजह से इस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत ज्यादा टेल विंड्स आ रही है। तो यहाँ पे इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है ऑलमोस्ट 10 to 11% के आसपास CAGR है उसके पास रह सकता है। तो दीज वर द ग्रोथ ट्रिगर्स, एंड कंपनी में क्या हो सकता है। एक तो क्या क्या ग्रोथ ट्रिगर्स थे। पहला ग्रोथ ट्रिगर था कि वेस्ट हीट रिकवरी के थ्रू ही अपनी पावर जनरेशन कैपेसिटी इंप्रूव कर सकते हैं। सेकंड ग्रोथ ट्रिगर क्या था कंपनी के अंदर कि ये कैपेसिटी एडिशन कर रहे हैं, एंड थर्ड ग्रोथ ट्रिगर क्या था कंपनी में, जो बेसिकली स्पेशलिटी कार्बन है उसका यहाँ पे धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। आई थिंक 10 to 12% के आसपास वॉल्यूम आ जाएगा, बट यहाँ पे ईबिटा पर टन या ईबिटा मार्जिन काफी ज्यादा है, तो ईबिटा धीरे धीरे करके ज्यादातर नॉन वॉलेटाइल होते जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो दीज आर सम ऑफ द ग्रोथ ट्रिगर्स। पर ग्रोथ ट्रिगर्स के साथ साथ हम एक बारी एंटी थीसिस और रिस्क को भी देखते हैं। पहला की रिस्क इस कंपनी या इंडस्ट्री के साथ क्या रहता है, जो रिसेंटली हमने अभी देखा था, जो बालकृष्णा इंडस्ट्रीज ने खुद ही बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप B2B बिजनेस में है एंड आपका एट दी एंड जो एंड कस्टमर ही अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर आ जाता है, तो B2B बिजनेस में यही सबसे बड़ा रिस्क रहता है। तो इसका क्या इंडिकेशन है कि शायद से अगर और भी कंपनीज यहाँ पे 20-25% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखती हैं, जो टायर बिजनेसेस के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि टायर बिजनेसेस 15-20% ROCE करते हैं, तो शायद से और भी कंपनीज कार्बन ब्लैक की मैन्युफैक्चरिंग में ना आ जाए बैकवर्ड्स इंटीग्रेट करके। सेकेंड यहाँ पे की सोर्स ऑफ रिस्क है कि कार्बन ब्लैक का एक ऑल्टरनेटिव है बाय द नेम ऑफ सिलिका, एंड सिलिका का भी यूसेज जो पैसेंजर व्हीकल टायर्स हैं उनके अंदर होने लग गए। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी है, तो अगर सिलिका का जो पिकअप ज्यादा होता है तो दैट कैन लीड टू बेसिकली अ रिस्क ऑफ सब्स्टिट्यूशन। थर्ड की रिस्क क्या आता है इस इंडस्ट्री के अंदर कि जो क्रूड ऑयल की प्राइसिंग है उसके साथ साथ कार्बन ब्लैक की प्राइसिंग काफी ज्यादा लिंक्ड है, एंड जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो फिलिप्स कार्बन ब्लैक के जो रॉ मटेरियल पे एक इम्पैक्ट आता है। तो रीसेंट वाले हम क्वार्टर में देखेंगे तो ईबिटा मार्जिन इनका 14 to 15% के आसपास आ गया, जो ऑलमोस्ट 20 to 23% के आसपास चला गया था जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिर गए थे। तो ऐसे बिजनेस में इनका 70% इज बेसिकली फॉर्मूला लिंक्ड प्राइसिंग, एंड 30% इनका प्राइसिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉट। तो 30% बिजनेस के अंदर कोई प्राइसिंग पावर नहीं है, एंड जब भी क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो दे ऑल्सो गेट इम्पैक्टेड। So this is also one of the key antithesis pointers. And last key antithesis pointer क्या है, जो अभी शॉर्ट टर्म इन नेचर है, क्योंकि सेमीकंडक्टर इश्यूज चल रहे हैं तो ऑटो में इतनी ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रही। क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हो पा रही तो जो टायर की डिमांड है OEM से वो भी इस टाइम पे कम है। एंड एक और क्या रिस्क है कि ऑटो इंडस्ट्री इटसेल्फ इज सिक्लिकल, तो अब एट द एंड जो एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है उसके साथ जुड़े हुए हैं। शायद से दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जिस कंपनी को बहुत लो PE मल्टीपल मिलता है। और एक फाइनल की एंटीथीसिस पॉइंटर क्या है, दैट इज ऑफ ESG। ESG का क्या मतलब है कि आजकल जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो ऐसी कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे ESG के नॉर्म्स एकदम सही हो। तो ESG यहाँ पे क्या रिस्क है, एट द एंड इट इज कोल बेस्ड केमिकल। तो धीरे धीरे करके PCBL ने एक्चुअली अभी ये लोग बहुत ज्यादा R&D करके प्लाज्मा क्रैकिंग टेक्नोलॉजी से भी जो नेचुरल गैस है उसके थ्रू भी एज अ फीड स्टॉक यूज करके कार्बन ब्लैक मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे। बट क्योंकि कोल बेस्ड केमिकल्स हैं तो एक ESG का रिस्क तो रहता ही रहता है कि क्या पता इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना प्रेफर ना करें। तो दीज आर सम ऑफ द की एंटीथीसिस पॉइंटर्स। एंड यहाँ पे अब हम बात करते हैं वैल्यूएशन की, इस कंपनी में क्या हो सकता है, एंड थीसिस पॉइंटर्स की बात करते हैं कि इस कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा चीप है। पहली चीज क्या है कि इस कंपनी का जो PE रेशियो है ऑलमोस्ट 9 times के आसपास का, एंड इस कंपनी की जो ईबिटा की ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ है 15-16% के आसपास तो आ ही जानी चाहिए, जिसकी वजह से अगर हम पैट की ग्रोथ देखेंगे तो पैट की ग्रोथ भी इस कंपनी में 14-15% स्टेबल पैट की ग्रोथ तो आनी चाहिए।
जिसकी वजह से इस कंपनी का जो पेग रेशियो है ऑलमोस्ट 0.75 टू 0.7 टाइम्स के आसपास है। सेकेंड वैल्यूएशन के लिए इस कंपनी में क्या फेवरेबल है कि इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है इस टाइम पे 4.5% के आसपास है। तो माने कंपनी का पॉलिसी है कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें से सर्टेन परसेंटेज दे बेसिकली पे आउट एज डिविडेंड, तो वो एक जो डिविडेंड यील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा है। एंड 3 to 4 ईयर्स में जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस कंपनी का बढ़ते जाएगा तो आपकी जो आज के प्राइस पे आपने जब अगर स्टॉक लिए तो डिविडेंड यील्ड भी स्टॉक की धीरे धीरे बढ़ते जाएगी। तो एक बारी हम इस कंपनी का बुल बेयर एंड बेस सिनेरियो करके देखते हैं एंड एक बारी हम जो ये भी लगा के देखते हैं कि आज के प्राइसेस पे इस कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड 3-4 ईयर्स डाउन द लाइन क्या हो सकता है। एक बार हम पीसीबीएल की वैल्यूएशन करके देखते हैं, डिटेल्ड एक्सेल मॉडलिंग करके देखते हैं, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द बुल बेयर एंड बेस सिनेरियो फॉर इट। तो सिंपली अगर वैल्यूएशन करें तो अभी मॉडलिंग में टॉप लाइन अभी ऑलमोस्ट 4100 करोड़ के आसपास की आज, एंड 4100 करोड़ की टॉप लाइन ट्रेलिंग 12 मंथ पे क्यों है? क्योंकि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है इस टाइम पे बढ़ रखे हैं एंड कार्बन ब्लैक के भी जो प्राइसेस है वो क्रूड ऑयल की रियलाइजेशन के साथ चलते हैं, तो कार्बन ब्लैक की भी प्राइसिंग बढ़ रखी है। तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस शायद से घट जाए तो शायद से जो कार्बन ब्लैक की भी रियलाइजेशन है वो करेक्ट हो सकती है। बट अगर अभी हम कैपेसिटी देखें कल 2017 से, सो फ्रॉम 2017 टिल टुडे कंपनी का कैपेसिटी ऑलमोस्ट 4,88,000 टन पर एनम से 6,03,000 टन पर एनम के आसपास आए। वैसे अगर हम फ्यूचर कैपेसिटी देखते हैं तो 7,90,000 टन पर एनम के आसपास जा सकते हैं, जो इनके दो केपेक्स आ रहे हैं। एक केपेक्स ग्रीनफील्ड कार्बन ब्लैक में जो 1,47,000 टन ऐड करेगा, मेरा जो सेकंड केपेक्स है दैट इज फॉर स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक, वो ऑलमोस्ट इस कंपनी की कैपेसिटी में 40,000 और ऐड करेगा। एंड वन थिंग टू नोटिस इसकी कभी भी इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 80% से ऊपर नहीं गई, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि मैक्सिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इस कंपनी की 81 टू 82% के आसपास थी। वेराज अगर जो हम जो वैल्यू एडेड ग्रेड ऑफ कार्बन ब्लैक देखते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं जो डिफरेंट ग्रेड ऑफ कार्बन ब्लैक है स्पेशलिटी ब्लैक, तो स्पेशलिटी ब्लैक का जो कैपेसिटी एज अ परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम है ऑलमोस्ट एक टाइम पे 5% था, आज 7% है एंड 12% के आसपास आज मोटा मोटा है। देन लाइक तो अगर हम यहाँ चेक कर सकते हैं तो 24,000 टन पर एनम था एक टाइम पे कैपेसिटी, जो आज फास्ट फॉरवर्ड 3-4 ईयर्स में 72,000 टन पर एनम के आसपास है। एंड नेक्स्ट ईयर ऑलमोस्ट ये 1,12,000 टन पर एनम पे हो जाएगा नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर, क्योंकि 2 फेजेस में केपेक्स आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट जो हम वैल्यू एडेड कार्बन ब्लैक की बात करते हैं, जब हम जब हम बेसिकली बात करते हैं स्पेशलिटी ब्लैक की, तो 14% एज अ परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम जो कैपेसिटी आउटस्टैंडिंग है वो हो सकती है स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक की। यहाँ पे जो ईबिटा मार्जिन है दैट इज 2.5x ऑफ द नॉर्मल कार्बन ब्लैक ईबिटा मार्जिन। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी फाइनेंशियल मॉडलिंग करते हैं, थोड़ा सा प्रोजेक्ट करते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है इस बिजनेस में। तो हम करंट अभी अगर ईबिटा देखते हैं कंपनी का, तो ऑलमोस्ट 704 करोड़ के आसपास है ट्रेलिंग 12 मंथ में। ट्रेलिंग 12 मंथ का क्या मतलब है? पिछले 4 क्वार्टर में, राइट। एंड ईबिटा मार्जिन 17.21% है पिछले 4 क्वार्टर का। Whereas EBITDA टू कैश फ्लो कन्वर्जन माने कि आप कितना कामकाजी मुनाफे को अपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज क्लोज टू 75% एंड लंबे समय में दिस इज क्लोज टू 93%। बट हम लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग यही अज्यूम करते हैं कि कंजर्वेटिव होकर हम यही सोचते हैं कि ये कंपनी 75% जो अपना ईबिटा है कैश फ्लो में कन्वर्ट कर लेगी। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि इस कंपनी का जो नेक्स्ट ईयर ईबिटा है शायद से इसी रेंज में रहे, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसिंग और कार्बन ब्लैक की प्राइसिंग करेक्ट हो सकती है। बट उसके बाद यहाँ से जो ग्रोथ है ऑलमोस्ट 12% के आसपास आएगी, जो बहुत कंजर्वेटिव होकर सोच रहे हैं कि ईबिटा में 12% की ग्रोथ आएगी। सॉरी, जो करंट ईबिटा में 12% के आसपास ग्रोथ आएगी। काफी हम कंजर्वेटिव होकर एस्टिमेट्स ले रहे हैं। हम ऐसा क्यों ले रहे हैं 12% के आसपास की ग्रोथ? जस्ट टू बी वेरी कंजर्वेटिव, इवन दो वॉल्यूम सजेस्ट करती है कि 13-14% की ग्रोथ आ सकती है, बट हम बहुत कंजर्वेटिव होकर चलते हैं हमेशा वैल्यूएशन में। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इस बिजनेस का 2025 में कुछ 617 करोड़ के आसपास हो जाएगा। अब लास्ट 4 इयर्स में इस कंपनी को जो प्राइस टू कैश फ्लो मिले, दैट इज मार्केट कैप टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, तो इस कंपनी का मार्केट कैप टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन मैक्सिमम इस कंपनी को 12 टाइम्स मिले 2018 में, जब पीक ऑफ द ऑटो साइकिल थी। वेयर उसके बाद ट्रॉफ में 2 भी मिले एंड ऑन एन एवरेज 8 to 9 के आसपास का लास्ट 5 इयर्स का इनका प्राइस टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है। तो जो एवरेज है दैट एंड्स अप बिकमिंग आवर बेस केस सिनेरियो, कि अगर ये कंपनी का 17% ईबिटा मार्जिन रहता है, अगर ईबिटा मार्जिन इतना ही रहता है जितना इस साल है, इंप्रूव नहीं होता यहाँ से, अगर इतना ही रहता है ईबिटा मार्जिन, तो इस कंपनी का बेस केस में हम ये मान के चलते हैं कि प्राइस टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 8x ही रहेगा। एंड बेस केस के अंदर इस कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 4,936 करोड़ के आसपास हो जाएगा, जो आज आई थिंक इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है आई थिंक 230 रुपीज के आसपास का है।
4200 करोड़ का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, एंड बेस केस में इस कंपनी का प्राइस पर स्टॉक 262 रुपीज का आएगा, विच इम्प्लाइज अ 6% CAGR, माने FD जितना रिटर्न। अगर हम बुल केस देखते हैं, एंड बुल केस में क्या हो सकता है कि अगर ये कंपनी का EBITDA मार्जिन थोड़ा इंप्रूव करता है या ग्रोथ थोड़ी फास्टर आती है या फिर थोड़ा सा नॉन वॉलेटाइल हो जाती है कंपनी, तो बुल केस में वी गेट अ 12x प्राइस टू कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। इस कंपनी का मार्केट कैप 7400 करोड़ का हो सकता है, which is equivalent to price per stock of 392 rupees and CAGR of 20% from these prices in next 3 years. एंड डिविडेंड पर शेयर भी इस कंपनी का 16 रुपए के आसपास आएगा आपको आफ्टर 3 इयर्स, अगर डिविडेंड यील्ड 4% के आसपास रहती है। तो दिस इम्प्लाइज कि अगर आज प्राइस 230 रुपीज है एंड अगर 16 रुपए का डिविडेंड आता है, तो आज के प्राइस में ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर 16 रुपीज का डिविडेंड पर शेयर आता है, तो आज प्राइस 230 रुपीज के आसपास है। सो दैट बेसिकली इम्प्लाइज कि आज के प्राइस में 6-6.5% की फ्यूचर की डिविडेंड यील्ड है। तो दैट इज देयर इन दी दैट इज इन द सिनेरियो का 17% EBITDA मार्जिन रहता है। अगर हम बुल केस सिनेरियो लेते हैं, तो बुल केस सिनेरियो में अगर 19% EBITDA मार्जिन रहता है, कैश फ्लो कन्वर्जन भी 75% के आसपास रहती है, तो अगर EBITDA मार्जिन एक्चुअली इंप्रूव होता है 19% तक जाता है, तो उस सिनेरियो में 8276 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का बन सकता है, which is a 25% CAGR in the stock price from now. That is a doubler in next 3 years. एंड अगर इस कंपनी का जो डिविडेंड पर शेयर है वो भी 17.5 रुपीज के आसपास चले जाते हैं, अज्यूमिंग कि डिविडेंड यील्ड 4% के आसपास की रहती है। सो दैट इज लाइक कि आज के प्राइसेस में ऑलमोस्ट 7% के आसपास डिविडेंड यील्ड है, फिर बेस केस में ऑलमोस्ट 11.7 रुपीज का डिविडेंड यील्ड रहता है, एंड अगर 19% EBITDA मार्जिन जाता है, तो बेस केस में 9% रिटर्न बन सकता है स्टॉक के अंदर, एंड बेयर केस में दोनों ही केसेस में 0 टू नेगेटिव रिटर्न बनेगा, एंड फर्स्ट केस में तो आई थिंक जो आपका रिटर्न है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। सो दिस इज विद द वैल्यूएशन, एंड डू लेट अस नो कि आपको वैल्यूएशन कैसी लगी इस बारी, कि आपको ये डिटेल्ड वैल्यूएशन का मॉडल अच्छा लगा या नहीं लगा। आई थिंक कि फिलिप्स कार्बन ब्लैक जैसे बिजनेस के अंदर जब हर कोई इस बिजनेस को कमोडिटी बोले, जब ये जैसे हम देख सकते हैं कि एक टाइम पे 2 या 3 के कैश फ्लो पे आ गया था, बट दैट वाज आल्सो द कोविड टाइम। बट अगर एक टाइम पे ये 3, 4, 5 टाइम्स के प्राइस टू कैश फ्लो पे में आपको अगर मिल जाता है, सो दिस विल बी अ नॉन लीनियर बार्गेन अपॉर्चुनिटी। अभी शायद से बहुत बार्गेन अपॉर्चुनिटी, अभी यहाँ से एग्जीक्यूशन होना जरूरी है। सो दिस वाज द डिटेल्ड वैल्यूएशन ऑफ फिलिप्स कार्बन ब्लैक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी कंपनी पे देखनी है जहां पे पेग रेशियो बिलो 1.5 टाइम्स है, तो मैं आपको सेक्टर्स की प्रेफरेंस देखता हूं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड आप जो कमेंट सेक्शन पे लिखेंगे हम उसी कंपनी पे वीडियो बनाएंगे। तो पहले मैं आपको चॉइस देता हूं अ कंपनी इन केबल्स एंड वायर सेक्टर। एक केबल और वायर सेक्टर के अंदर ऐसी कंपनी है जहां पे आज अभी 20 to 25% अर्निंग्स ग्रोथ आ सकती है, एंड यहाँ पे डीमर्जर की भी एक पॉसिबिलिटी है, एंड इस कंपनी का भी जो B2C बिजनेस है दैट इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस। सेकेंड में आपको जो ऑप्शन देता हूं दैट इज अ कंपनी इन बिल्डिंग मटेरियल, एंड इस कंपनी का भी यहां से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी है उसका ग्रोथ ऑलमोस्ट 2 to 3x का आ सकता है, एंड दिस कंपनी इज एक्चुअली द लीडर इन सैनिटरी वेयर सेगमेंट। सो दिस इज अ सेकेंड ऑप्शन। एंड थर्ड ऑप्शन इज अ कंपनी विच इज इन ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल, माने ऑन्कोलॉजी फोकस्ड हॉस्पिटल है इस कंपनी का, एंड इस कंपनी का आज जो वैल्यूएशन है ऑलमोस्ट फास्ट लाइक 2-3 ईयर्स फॉरवर्ड पे लेस देन 10 टाइम्स फ्री कैश फ्लो बेसिस पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। एंड फाइनल जो ऑप्शन है एक ऐसी NBFC का है जिसका यहाँ से आज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेक्स्ट ईयर के अंदर डबल हो सकता है, एंड इस NBFC का ROE भी 25% के आसपास का है। तो ये आपको मैं 4 सेक्टर्स का ऑप्शन देता हूँ, वायर्स एंड केबल्स, बिल्डिंग मटेरियल, हॉस्पिटल एंड NBFC। तो आप कौन से सेक्टर पे एनालिसिस या कौन सी कंपनी पे एनालिसिस देखना चाहेंगे सेक्टर में से, डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जय हिंद।